हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन आरआरबी ग्रुप डी, आप सब लोगों को पता है वैकेंसी आपके सामने घोषित हो चुकी है और ये 32,000 प्लस पद आपके सामने आए हैं दोस्तों। और आपको पता है आज अपन विस्तृत इन चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि कौन व्यक्ति इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम कब कब तक हो सकता है, किस तरीके की प्रोसेस रहेंगी इस परीक्षा में, आपको क्या करना होगा फाइनल मेरिट तक जाने के लिए, ताकि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। और आपको पता है बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलतियां कर देते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ इसमें बताने वाला हूं कि ये वैकेंसी है, इस टाइप से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और ये आपको काम करना है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो अपन देखते हैं इसकी वैकेंसियां, टोटल पोस्टें कितनी आई हैं। मैंने अनुमानित आपको पहले बता रखी थी 32,000 पोस्टें हैं। ये टोटल पोस्टें 32,438 पोस्टें अभी आई हैं वर्तमान में, आप सबको पता है दोस्तों। ठीक है, अब ये वैकेंसियां आपके सामने हैं 32,438। ये वैकेंसी किस प्रकार के हैं, इसका एक थोड़ा सा विस्तृत नोटिफिकेशन जिस दिन सरकार निकालेगी, ये रेलवे विभाग निकालने वाला है, उस दिन आपको इससे विस्तृत मिल जाएगा। जोन वाइज कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसियां हैं वो आपको उस दिन होगा जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करो, उससे पहले आपके सामने इसकी प्रोसेस आपके सामने होगी। उसका भी एक विस्तृत वीडियो आपको लेकर के आऊंगा कि आपको कहाँ फॉर्म अप्लाई करना चाहिए जिससे आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ना है अपने को। ये तो आपको शॉर्ट डिटेल मैंने बता दी कि वैकेंसी इतनी है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस के तहत आपको करना क्या क्या होगा, भाई कौन सी कैसे कैसे हमें क्या क्या देना पड़ेगा दोस्तों। एक ध्यान रखना है, फेज वन में होगा दोस्तों आपका एक रिटन एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम का एक पेपर आपको पता है सिलेबस होता है, इसने बाकायदा आपको सिलेबस पिछले पेपर में भी सिलेबस दिया था, तो अब की बार भी एक आपको सिलेबस में पता है, सिलेबस में ये रहता है दोस्तों। और आगे विस्तृत भी बताऊंगा आपको। मैथ्स रहता है, जनरल साइंस रहता है, रीजनिंग, इन तीनों का बड़ा रेशो है दोस्तों इसमें। इन तीनों पर आपको कवर यदि किसी बच्चे ने ढंग से काम कर लिया है तो निश्चित तौर पर डी ग्रुप की वैकेंसी वो आराम से पास कर लेता है। तो इन चीजें यदि आपको तीनों बहुत मजबूत हैं तो आप निश्चित तौर पर पास कर सकते हो दोस्तों। एक बात और ध्यान रखना है, आप फेज 1 और फेज 2 भी हो सकता है। ये आपका निर्भर करेगा बोर्ड पर कि ये सीबीटी 2 करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। ये पहले से कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है कि सीबीटी होगी कि नहीं होगी दोस्तों, याद रखना है। यदि बोर्ड चाहे तो सीबीटी 2 करवा सकता है, वरना सीबीटी 1 एक से ही परीक्षा करवाई जा सकती है दोस्तों, याद रखना है। इसके बाद फेज 3 होगा, वो फिजिकल होगा दोस्तों। और फिजिकल मैं आपको सब बच्चों को बता देता हूँ फिजिकल कैसे होगा दोस्तों। एक ध्यान रखना है, पुरुषों के लिए अलग फिजिकल के लिए आपके टर्म्स है और महिलाओं के लिए अलग टर्म्स रहेंगे। पुरुष के लिए आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें फिजिकल में दो प्रकार की चीजें रखी गई हैं। एक तो आपको क्या करना है, लड़कों को तो 35 केजी वजन 100 मीटर लेकर के जाना है और 2 मिनट में लेकर के जाना है। ये तो है फर्स्ट अटेम्प्ट होगा पुरुषों के लिए। सेकंड बात करें महिलाओं के लिए तो बच्चों आपको केवल 20 केजी वजन उठाना है और 100 मीटर जाना है और 2 मिनट में जाना है। ये तो केवल महिलाओं के लिए दोस्तों। इसी प्रकार बात करें दोस्तों, रेस की बात करें इसमें तो रेस होगी वो दोस्तों याद रखना है 1000 मीटर की होगी दोस्तों। 1000 मीटर की रेस है वो पुरुषों के लिए, तो दोस्तों याद रखना है 4 मिनट 15 सेकंड का समय होगा। और यही बात करें महिलाओं के लिए तो दौड़ तो स्वयं 1000 मीटर की है, पर बच्चों आपके लिए दौड़ समय रहेगा 5 मिनट 40 सेकंड का आपके लिए रहेगा। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और लास्ट में जाकर के आपका फाइनल चीज़ें हैं वो तो आपके पेपर के आधार पर ही आपकी फाइनली मेरिट आएगी दोस्तों। ये तो आपको जो चीज़ें फिजिकल वगैरह थी वो आपको केवल पास करना है, ये बात विशेषता आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हाँ, सीबीटी 2 हो भी सकता है, सीबीटी 2 नहीं हो सकता है, इसकी निर्भरता वहाँ काम करेगी। पर दोस्तों एक बात और याद रखना है, अब ये पास करने की प्रोसेस क्या रहेंगी दोस्तों। जो बच्चा है जनरल कैटेगरी का, याद रखना है जनरल में है या ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है ना, तो उनके लिए इस वैकेंसी में आप विशेषता ध्यान रखना है। जो कोई जनरल का है या ईडब्ल्यूएस का है तो उनको तो इस परीक्षा में 40% अंक लाने पड़ेंगे। मिनिमम कितने मार्क्स लेने हैं आपको, 40% अंक लेने पड़ेंगे। और दोस्तों यदि कोई ओबीसी है, ओबीसी कर लें, या एसटी है, एससी है, आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको दोस्तों केवल मात्र कितने परसेंट लेने हैं, 30% मिनिमम नंबर आपको लेना है इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो दोस्तों ये बात याद रखना है, जो बच्चा ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है और अन्य कैटेगरी है उनके लिए तो रहेगा 30%। और बाकी जनरल कैटेगरी का है या ईडब्ल्यूएस का कोई विद्यार्थी है तो उसको इस परीक्षा को पास करने के लिए नंबर लेने हैं, 40% अंक प्राप्त करने होंगे तो ही वो फाइनल मेरिट में काउंट होगा, वरना वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होगा। ये बात विशेषता ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले की तरफ।
दोस्तों ध्यान रखना है भाई इसका फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों याद रखना है इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, और याद रखना है वो इंडियन होना चाहिए। और आपको पता है आप सब लोग इंडियन हो तो आपको फॉर्म भरने में कोई इशू आने वाला नहीं है। इसका अर्थ इसमें विदेशी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, केवल इंडियन भारतीय लोग ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना है। और इसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास, 10th पास भी है। और दोस्तों किसी बच्चे के पास ITI है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है दोस्तों। और यहाँ आपको पता है एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एज का दोस्तों याद रखना है, एज 18 से 36 साल है इसकी। 18 से 36 वाला फॉर्म अप्लाई वो कर सकता है जो किस कैटेगरी में है, EWS क्या है, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। बाकी कैटेगरीज वाइज विशेषता छूट होती है। आपको पता है SC ST में होता है उनको 5 साल की छूट दी जाती है, और OBC वाले बच्चों को 3 साल की छूट मिलती है। तो इसका अर्थ कोई OBC का बच्चा है तो 39 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और यदि कोई बच्चा ST और SC में है तो वो 41 साल तक फॉर्म अपना अप्लाई कर सकता है। दोस्तों यदि आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो तो आप निश्चित तौर पर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये विशेषता आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों अगली बात करें कि पेपर का सिलेबस शेड्यूल कैसे रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं बात करूंगा पार्ट फर्स्ट। पार्ट पहला होगा, उसमें दोस्तों याद रखना है जनरल आपका क्या है, नॉलेज और करंट अफेयर दोनों के आपके पेपर में आएंगे। प्रश्नों की संख्या रहेगी 20 और आपके नंबर भी 20 ही रहेंगे। भाई 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 20 नंबर के पूछे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका रीजनिंग का पोर्शन रहेगा, पार्ट बी की बात कर रहा हूं। रीजनिंग के प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों 30, और 30 प्रश्न आपके 30 नंबर के आने वाले हैं दोस्तों। इसका अर्थ ये आपके लिए अच्छा पोर्शन है। इसके बाद ध्यान रखना है न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसका अर्थ मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है, 25 प्रश्न आएंगे, 25 ही नंबर के आपके आएंगे दोस्तों, ठीक है। और इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, यदि आपने मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छा कर लिया है, इसका अर्थ हुआ आपको पता चल गया यहां से 55% आपके आने वाले हैं। इसका अर्थ हुआ आपको 55% अंक किसके आएंगे, केवल मैथ्स और रीजनिंग के आने वाले हैं। इसका अर्थ जो बच्चा मैथ्स और रीजनिंग को अच्छा कर लेगा वो निश्चित तौर पर संभावना है कि वहां तक पहुंच सकता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात याद रखना, इससे यहीं तक नहीं है, यहां से बात करें जनरल नॉलेज, यहां से जनरल साइंस की बात करें। जनरल नॉलेज तो ऊपर बात कर चुके हैं अपन, यहां से जनरल साइंस की बात करें दोस्तों, जनरल साइंस के भी 25% आपके एग्जाम में आएंगे, और कितने नंबर के आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। इसका तो दोस्तों आप सब लोगों को पता चल गया होगा, यदि आपने मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस को बहुत अच्छा कर लिया है, इसका अर्थ आपने 80% सिलेबस को बहुत प्यार से, बहुत ढंग से तैयार कर लिया है। ये बात आप इससे ध्यान रखना है। और जनरल नॉलेज और डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहना, तो वहां से आपको 10 में से अच्छे नंबर्स आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ये सिलेबस आसान है, आराम से आप कवर कर सकते हो, और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार का सिलेबस, क्योंकि ईजी वे में सिलेबस आप तैयार करके, और यदि कोई बच्चा टारगेट लेकर के कोई चीज़ की तैयारी करता है कि मुझे इस फील्ड को अच्छा पढ़ना है, तो निश्चित तौर पर वो सफलता यहाँ से प्राप्त कर सकता है दोस्तों। तो ये आपको पता चल गया टोटल कितने नंबर क्या है, 100 प्रश्न आएंगे, और कितने नंबर के आएंगे, 100 ही नंबर के हैं। पर दोस्तों याद रखना ये पूरा पेपर होता है वो 90 मिनट का ही होता है दोस्तों। कितने मिनट का रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। ये आपके एग्जाम की क्या है, सिलेबस है, इस सिलेबस के आधार पर बात करना है। हाँ दोस्तों एक विस्तृत वीडियो एक लेकर के आऊंगा मैं एक दिन, जिसमें सिलेबस के एक एक पॉइंट पर बात करूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक मैथ्स में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको रीजनिंग में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको जनरल साइंस में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो विस्तृत बात करूंगा एक दिन आपसे। इसी प्रकार दोस्तों बात ध्यान रखना है, हाँ अप्लाई डेट, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे इसके, दोस्तों याद रखना है फॉर्म अप्लाई डेट है वो 23 जनवरी है। यहां से 23 जनवरी 2025 से ये फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे दोस्तों। और इसकी लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी 2025। कब तक रहेगी, 22 फरवरी 2025। इसका तो दोस्तों याद रखना है फॉर्म अभी आने वाली 23 तारीख से शुरू हो जाएंगे, नए साल से, आपको पता ही है। और दोस्तों लास्ट डेट है वो 22 फरवरी है, और मैं आपको आज ही कह रहा हूं बच्चों, आपको लास्ट डेट तक जाने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपके पास समय है, तो आप समय से पहले अपना फॉर्म अप्लाई करके आराम से अपना तैयारी को नया आयाम दीजिए, अच्छी तैयारी करिए, आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। इसी बात करें दोस्तों, एक ध्यान रखना है एप्लीकेशन फीस क्या होगी। दोस्तों एप्लीकेशन फीस है वो आपको ध्यान रखना है, जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है उसकी 500 रुपये फीस है दोस्तों। बाकी कैटेगरियों में कोई बच्चा है
तो उसकी 250 रुपये फीस है। अन्य कोई कैटेगरी में ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनके लिए केवल 250 रुपये फीस रखी गई है। और ईडब्ल्यूएस के भी 250 रुपये हैं बच्चों, और केवल जनरल कैटेगरी में है उनकी 500 रुपये फीस है। बाकी सभी बच्चों की 250 रुपये फीस है। ये बात आप विशेष ध्यान रखना है। हाँ, अब दोस्तों बात करें कि आप सोच रहे हो सर इसका एग्जाम कब तक होगा, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ संभावित एग्जाम, क्योंकि आप बच्चों आपको पता है ये इनका रेलवे का अप्रैल तक का पहले ही कैलेंडर जारी हो चुका है, क्योंकि अप्रैल तक तो सारी वैकेंसियां होनी है, आरपीएफ की आपको पता है वैकेंसी होनी है, सबके पेपर होने हैं। तो ये मार्च लास्ट तक तो ये चलेंगे। कुछ स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियां आई हैं, और आपको पता है कुछ टीचर विभाग की वैकेंसियां भी आने वाली है, वो उनका एग्जाम भी मई के आसपास जाकर के है। इसलिए इसका एग्जाम यदि होगा, क्योंकि इसमें करोड़ों में बच्चे बैठने वाले हैं, इसका एग्जाम होगा वो अगस्त या सितंबर लास्ट तक आपका एग्जाम हो सकता है। इन 2 महीने में कोई भी तारीखों पर एग्जाम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ये बड़ा एग्जाम होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा नंबर होगा कैंडिडेट का इसमें। तो इसका अर्थ हुआ ये एग्जाम है आपका लगभग संभावित, मेरा मानना है कि आपका अगस्त और सितंबर में जाकर के आपका एग्जाम दोस्तों हो सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे। ये है एक बार मैंने आपको छोटी प्रोसेस बताने का प्रयास किया है कि आप फॉर्म अप्लाई, कौन विद्यार्थी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और बाकी हम सारी विस्तृत बात करेंगे। एक दिन आपसे विशेष चर्चा का हम प्रोग्राम रखेंगे, जिस दिन आपको एक एक पॉइंट पर हम बात करके एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो आपको, यदि आप दोस्तों अपने दोस्तों तक इस बात को शेयर करना, हो सकता है आपके शेयर से किसी एक बच्चे को फायदा हो, ताकि उस तक सूचना पहुंचे और वो कम से कम तैयारी भी करे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।